क्रूड की कीमतें 3 साल के अपने निचले स्तर पर हैं और रोजाना नए लो रिकॉर्ड बना रही हैं। ऐसे में कच्चे तेल की जो गिरती हुई कीमतें हैं, उनके बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों के कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही थी, लेकिन लंबे अरसे से ऐसा हुआ नहीं। आखिर क्यों? पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ साथ एटीएफ में बढ़ोतरी से हवाई टिकटों के दाम आसमान में हैं। ऐसे में आम यात्री मुसाफिर यह अपेक्षा कर रहा है कि क्रूड सस्ता हुआ है तो भाई पेट्रोल डीजल एटीएफ के दाम भी कम हो। थोड़ा सा ऑपरेशनल खर्च अगर एयरलाइंस के कम होंगे तो वो पास ऑन होगा, पैसेंजर्स पर भी उनके जो टिकट के दाम हैं वो कुछ कम होंगे, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? आखिर पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन के दामों में इतनी आग क्यों लगी हुई है और आम आदमी को राहत कब मिलेगी? मैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ लौट रहा हूं इसी पर मंथन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हम शुरू करते हैं। सस्ता क्रूड, महंगा तेल, गजब का खेल। क्रूड की अकड़ पड़ी ढीली। आखिर क्यों 3 साल के निचले स्तर पर आया ब्रेंट क्रूड? तो क्या माने कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल तो ओपेक के पास भी नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर क्रूड की चाल सुस्त क्यों पड़ी। दरअसल यूएस के क्रूड के स्टॉक में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास करके पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड स्टॉक 36 लाख बैरल तक पहुंच चुका है। वहीं कनाडा और चीन के जवाबी टैरिफ से भी क्रूड की चाल बिगड़ी है और टैरिफ वॉर से ऑयल डिमांड पर असर की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल तो स्थितियां बिगड़ ना पाए, इसके लिए ओपेक प्लस में शामिल देशों ने अप्रैल से क्रूड के उत्पादों को बढ़ाने का फैसला किया है। यानी अप्रैल से रोजाना 1.38 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाया जाएगा। क्रूड की बिगड़ती चाल को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड करीब $68 के स्तर पर लुढ़क चुका है, जो कि दिसंबर 2021 के बाद पहली बार क्रूड इस स्तर पर आया है। WTI क्रूड की बात करें तो ये करीब $66 के स्तर तक फिसल चुका है। हालांकि निचले स्तर से क्रूड में हल्की रिकवरी भी देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड में करीब 0.5% की तेजी दिखाई दी है। वहीं एक महीने में घरेलू बाजार में क्रूड करीब 8% से ज्यादा की कमजोरी दिखा चुका है। ये एक साल में 12% तक सस्ता हो चुका है। इस साल घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल का भाव करीब 6% तक फिसल चुका है। ये तो रहे क्रूड की बिगड़ती चाल के आंकड़े, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर आम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कब कम होंगी। फिलहाल तो कच्चे तेल की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। ऐसे में कच्चे तेल की इस गिरी कीमत के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भी करीब ₹3 से ₹5 प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है। लेकिन ये कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल पिछले साल मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब ₹2 प्रति लीटर की कटौती की थी। इसके बाद से इसमें अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब जबकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत सुस्त रफ्तार से चल रही है, तो ये अच्छा मौका है कि इसका फायदा आम लोगों को भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों मेहमानों का। RS शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व चेयरमैन ONGC के, एनर्जी मामलों के जाने माने के जानकार भी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा सर, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और राजनीति में भी महारत हासिल रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनेजा सर आपका हमारे शो पर। शर्मा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे और बड़ा पुराना प्रश्न जिसका जवाब मिलता नहीं जब जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, और अनिर्वचनीय प्रश्न जिसे बुद्ध ने कहा था वही हो गया है ये भी एक, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इतना कम क्रूड प्राइस आ चुके हैं सर, लेकिन उसके बावजूद हमारे पेट्रोल डीजल और एटीएफ के दामों में उस सापेक्ष हम गिरावट नहीं देखते सर। क्या सरकार के पास गुंजाइश ही नहीं है सर, या कोई कुछ करना ही नहीं चाहता? गुंजाइश तो दीपक बहुत है, पर एक वो दूसरे जो फैक्टर्स जो रिलेवेंट हो जाते हैं। एक बहुत जरूरी सरकार की कोशिश है कि जिस तेजी से
ये पेट्रोल डीजल की खपत में बढ़ोतरी हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, डिमांड डिसिप्लिन कैसे लाई जाए। तो डिमांड डिसिप्लिन के लिए एक तरीका ये भी है कि उसके दाम थोड़े बढ़ा के रखे जाएं, ताकि लोग जो है जो फिजूल खर्ची के हिसाब से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करें। मैं तो इस वक्त वही रीजन समझता हूँ। दूसरा ये है कि जो अपना सरकार का जो राजस्व है, जो ट्रेजरी की जो इनकम है, सबसे ज्यादा सरकार को ये जो पेट्रोल डीजल इनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उससे आमदनी होती है। उस आमदनी को कम कर पाना सरकार मुश्किल महसूस कर रही है, क्योंकि उनके जो दूसरे कमिटमेंट्स हैं, जो सोशल कमिटमेंट्स हैं, सोसाइटी के लिए कमिटमेंट्स हैं, उसके लिए जो नई नई जो स्कीम लाई जा रही है उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो सबसे आसान तरीका यही होता है। और दूसरा एक वजह और भी है कि बाकी जितने भी जो रेवेन्यू सोर्सेस, राजस्व की जो सोर्सेज होते हैं, उनकी कलेक्शन में मुश्किल होती है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दामों में जो ये तेल कंपनियां अपने आप वो कस्टमर से जो है कलेक्ट करके सरकारी खजाने में जमा करा देती हैं। तो ईज ऑफ कन्वीनियंस जो है वो भी है, डिमांड डिसिप्लिन का फैक्टर भी है, सरकार को पैसे की जरूरत भी है। मैं तो यही रीजन समझता हूँ। पर फिर भी जिस लेवल पे इस वक्त क्रूड आ चुका है, इंटरनेशनल क्रूड आपने बताया $70 से नीचे आ चुका है तकरीबन पिछले 3 साल के बाद। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ निर्णय होगा कि इसमें दाम कम किए बट जाएं। बट सर ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है, आपने बड़े अच्छे तरीके से 3 रीजंस बताए सर। डिमांड डिसिप्लिन, रेवेन्यू और ईज ऑफ कन्वीनियंस इन अर्निंग, इन गेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व। बट ये सर वापस हिट बैक नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से हम कमाई करना चाहते हैं तो जो डिमांड में, कंजम्पशन में जो कमी आई है, हमने अभी जो देखा जीडीपी के डेटा, और उसकी वजह से हमें कहाँ कहाँ मुश्किलात आ रही हैं। तो सरकार को ये नहीं लगा कि अगर आप यहाँ से कमाने की कोशिश करोगे तो वहाँ भी तो एक तंग रास्ता आप बना रहे हो अपने लिए ही। अल्टीमेटली तो इकोनॉमी को चलाना मकसद था ना, बट इकोनॉमी तो आपकी बात एकदम सही है। हाँ। तो इसीलिए असमंजस वाली स्थिति है सरकार के लिए कि क्या किया जाए। और उसमें जब ऐसी स्थिति होती है तो एक ये भी उपाय सोचा जाता है कि आसान तरीका जो है अभी उससे गुजारा चलाया जाए। बट एक जो गवर्नेंस का इशू आता है, सरकार ने जो है गजट नोटिफिकेशन के जरिए बोला था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम जो है ये इंटरनेशनल दामों के हिसाब से अलाइंड होंगे और डेली प्राइस रिवीजन होगी। पिछले 3 साल में तो प्राइस रिवीजन हुई नहीं। तो पॉलिसी जो अनाउंस होती है उसकी गवर्नेंस लेवल जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक होना चाहिए। कम से कम सरकार की नीति ये होनी चाहिए, जो भी उनका निर्णय हो एक ट्रांसपेरेंसी के तहत उसको आम लोगों को बता दें कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं। ये जो सस्पेंस रखा हुआ है ये ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली सर। और इस सस्पेंस में कुछ चीज़ें जब सरकार कहती है कि साहब ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब तो दूसरी जो फोर्सेस हैं वो तय करेंगी, प्राइस रिडक्शन पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये मार्केट नेसेसिटी है। तो फिर उसमें हमें 2022 का भी वाक़या याद आता है जब एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल पे, 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल पे हटा दी गई थी, फिर ठीक ठाक हो गया था। यानी कि सिंपल ऐसा लगता है कि रिडक्शन जो है वो एक पॉलिसी डिसीजन हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। अब थोड़ा सा तनेजा सर के पास जाते हैं, वो थोड़ा हमें और विस्तार में बताएंगे। तनेजा सर, कहाँ पे दिक्कत आ रही है सच में? क्या कोई गवर्नमेंट के पास अभी जैसा सर ने बताया कि भाई रेवेन्यू को एक अच्छा खासा सोर्स बना हुआ है, ईज ऑफ कन्वीनियंस भी है, तो दूसरे मोर्चों पे दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ये अवश्यंभावी है कि लोग थोड़ा सा भुगते हैं, कोई बात नहीं। आप इससे सहमत हैं सर? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो जिसकी ओर शर्मा जी ने भी इशारा किया कि हम लोगों ने ये कैबिनेट का फैसला था कि भाई पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बाजार तय करेगा। पुराना फैसला था, पहले 2010 में पेट्रोल को लेके हो गया था, 2014 में
जो है वो डीजल को लेके हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं करा जा सकता था अगर उसके साथ साथ और जो पेट्रोलियम सेक्टर में, नेचुरल गैस सेक्टर में जो और रिफॉर्म्स चाहिए थे, वो रिफॉर्म्स पूरी तरीके से हुए नहीं है, और एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि कुल मिलाकर के जो हमारा देश का जनमानस है उसके हमेशा ये रहता है कि अगर पेट्रोल डीजल जो है और चीजों का कपड़ा महंगा हो जाए और कुछ हो जाए, उनकी सोच अलग होती है, लेकिन एक आदत बन चुकी है अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सरकार को कोसा जाता है कि ये सरकार जो है। तो एक तरफ तो सरकार ने फैसला किया, पहले कांग्रेस सरकार ने लिया था पेट्रोल को लेकर के, और उसके बाद जो है बीजेपी सरकार ने डीजल को लेकर के लिया। हालांकि वो फैसले दोनों जुलाई 2010 में ले लिए गए थे, बीजेपी ने आके इसको इंप्लीमेंट किया, डीजल मार्केट के हवाले किया, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो उसको सही मायने में जो है वो हवाले नहीं हो पाया है। और क्योंकि जनता जो है कुल मिलाकर, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल नैरेटिव कंट्री का ये है कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, मार्केट को आपने दे दिया, लेकिन उसको मानने को कोई तैयार नहीं है। जरा भी कीमत सिलेंडर की बढ़ जाए, पेट्रोल की बढ़ जाए, डीजल की बढ़ जाए, सरकार को निशाने पर लाया जाता है। एक बहुत बड़ा कारण। दूसरी तरफ 4%, लगभग औसतन 4% के हिसाब से भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही। अब ये दूसरी तरफ हमारी जो आयात पर निर्भरता वो लगभग अब 89% हो चुकी है। तो इन कंपनियों की जिम्मेदारी, ब्रॉडली स्पीकिंग, इन्हीं कंपनियों की जो सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मुख्यतः इन्हीं की जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएं, चाहे यूक्रेन युद्ध होता हो या गाजा का युद्ध होता हो या जो भी हालात बनते हो, चाहे वो कहीं से लेकर के आए, लेकिन वो तेल लेकर के आए, उसको रिफाइन करें और पूरे देश के अंदर वो उपलब्ध कराएं। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन कंपनियों के ऊपर है, दूसरी तरफ ये देखना कि इन कंपनियों के ऊपर ये भी साथ में जिम्मेदारी कि सब कुछ सस्ता रखो, और तीसरी तरफ ये भी बात सच है कि भाई कुल मिलाकर के जो है सरकार की ये भी है कि 80 करोड़ लोगों को खाना भी देना है। इसके अलावा और तमाम जिम्मेदारियां ले ली गई हैं, जिसमें जो हमारे देश का जो थोड़ा सा वो वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सरकार उनकी हैंड होल्डिंग कर रही है, चाहे खाने को लेके हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो ये भी हो जाता है। तो सबका जब आप संतुलन देखते हैं, सबको एक बास्केट में डालते हैं और संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है दरअसल इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों को जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर से तेल लेके आए, रिफाइन करें, उपलब्ध कराएं, इन पे सरकार ने एक जिम्मेदारी और भारी दे दी है कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो एनर्जी ट्रांजिशन है, वो भी साथ में करिए। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो आपको पैसा चाहिए, आपको एटॉमिक पावर में जाना है, सोलर पावर में जाना है या हाइड्रोजन के लिए जाना है, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। उसका पैसा जो जितनी कैपिटल इनिशिएटिव चाहिए आप लाइए, कहीं से भी लाइए। तो इसलिए जब सब कुछ मिला के देखते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। दूसरी तरफ एक चीज देखिए, आम आपके दर्शकों को भी ये लगता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ तो उसी अनुपात में पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। ये फार्मूला नहीं है। जो कीमतें तय की जाती है उसमें जो सबसे बड़ा बिंदु ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की क्या कीमत है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टर्बाइन फ्यूल की क्या कीमत है, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की क्या कीमत। सबसे बड़ा जो रोल होता है उसका होता है जब कीमत को तय किया जाता है। लेकिन ये सब कहने के बाद मेरा ये मानना है अभी भी कि कुल मिलाकर के ये जब आपने मार्केट के हवाले करा हुआ है तो उपभोक्ता का विश्वास जीतिए, उपभोक्ता को कॉन्फिडेंस में लीजिए। जब कीमत कम हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिसको सुर्खियों में पूरा देश देखता है, उपभोक्ता देखता है, तो उसको इतना तो कम, थोड़ा सा कम कर दीजिए जिससे आप उसके साथ मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा सर। मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा सर। आपने कहा आप एक तरह से मतलब आप वही बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, बट जो मैंने आर्गुमेंट दिया था कि जब 2022 में चाहते थे तो उस समय आपने एक्साइज ड्यूटी घटाई, पेट्रोल पे घटाई, डीजल पे घटाई, और फिर हमने देखा कि प्राइस रिडक्शन जो है वो एक तरह से पॉलिसी डिसीजन भी हो सकता है। हम जब देखते हैं 2022 में ग्लोबल क्रूड प्राइस जब $110 पर बैरल थे, उस समय पेट्रोल ज़्यादा सस्ता था बनिस्बत आज के जब हम 70 से नीचे देख रहे हैं। इसके अलावा हम ATF प्राइसेस देख रहे हैं सर इंडिया में। इसको भी छोड़ दीजिए, अभी के प्राइसेस में बाद में कंपेयर करूंगा कि इंटरनेशनल क्या है और अभी क्या है। आपने कंपनीज की बात करी, आपने कहा कि साहब कंपनीज के ऊपर प्रेशर होता है। इंडियन ऑयल का प्रॉफिट 2023-24 में 34,000 करोड़ था, हाईएस्ट इन हिस्ट्री। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL का प्रॉफिट 2023-24 में 18,000 करोड़ था। भारत पेट्रोलियम का 2023-24 में 23,000 करोड़ था। इतना प्रॉफिट है, ऐसा तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर में ये लोग हिस्टोरिक प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर हिस्टोरिक रिडक्शन भी तो होना चाहिए सर। हिस्टोरिक ना हो, कम से कम सिग्निफिकेंट हो।
नहीं देखिए, आपकी बिल्कुल आपके जो तर्क हैं उसमें काफी जैसे वो वजन है, उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा, इंडियन ऑयल का जो एनुअल टर्नओवर है वो लगभग 105 बिलियन डॉलर के आसपास है। वो कंपनी जो जिसका टर्नओवर इतना है, तो उनका प्रॉफिट जो है वो कम से कम अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो कम से कम 15 बिलियन डॉलर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि वो तो जितने जो आपने राशि बताई उसे कहीं ज्यादा होना चाहिए। दूसरी तरफ जो, लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों को और एफिशिएंट बनना है। उपभोक्ता का विश्वास जो है इनको जीतना चाहिए, जब कीमत कम हो तो कम करके। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सरकार साथ में कदम ताल लगाएगी, राज्य सरकारें भी उसके लिए तैयार होंगी। राज्य सरकारें भी टैक्स कम करेंगी, केंद्र सरकार एक्साइज कम करेगा, और ये कंपनियों पर प्रेशर होगा कि भाई अब ये पास ऑन करो आप उपभोक्ता को, चूंकि आपने ये कहा बाजार के हवाले कर दिया। उपभोक्ता को दिखना चाहिए कि पेट्रोल बाजार के हवाले है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई तो आज मेरी कीमत 50 पैसे कम हो गई या 1 रुपया कम हो गई, कल अगर बढ़ गई तो मेरे को 75 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर ये शुरुआत आप करेंगे 4 महीने, और ये कंपनियां बहुत एफिशिएंट है, ये कर सकती हैं। राइट। मुझे लगता है कि सरकार को, हम लोगों को, मीडिया को, सरकार को, सबको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर ये बाजार के हवाले है तो ये कार्टेलाइजेशन क्यों है कि तीनों कंपनियों का दाम एक होता है, ये क्यों होता है? नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपकी बात में दम है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे हालात ये हैं कि 4% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। दुनिया भर में तेल का जो बाजार है उसमें काफी जो है उथल पुथल हो रही है, और तीसरी तरफ ये भी है कि कारों की संख्या बढ़ रही है। कुल मिलाकर के निर्भरता तेल पर कम होने की जगह बल्कि बढ़ रही है। तो ये सारी चुनौतियां जब देते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार सक्षम है, राज्य सरकारें सक्षम है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी सक्षम है कि आम उपभोक्ता का विश्वास जीतें। अगर बहुत कम नहीं कर पाते, जब भी कीमत कम हो तो आप पेट्रोल कम सस्ता करिए, डीजल सस्ता करिए, अपनी अपनी बॉटम लाइन को भी देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इग्नोर करिए, लेकिन साथ में जो उपभोक्ता का विश्वास है वो भी जीतिए। एब्सोल्युटली, उपभोक्ता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। आप कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, कम से कम वो उपभोक्ता को समझ में आनी चाहिए, आई वॉश ना लगे, स्केपगोट्स ना लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्मा सर, एक और बार बार कहा जाता है कि नो स्टेट जो टैक्सेस हैं, सेंटर्स जो है उसका कोई खास वो नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं अगर आप स्टेट पर ही हाई वैट के आरोप लगाते हैं तो फिर हम जब सेस कलेक्शन देखते हैं बाय सेंटर, उसमें फिर आरोप लगते हैं कि साहब वो तो स्टेट के साथ आप शेयर करते नहीं। 2022-23 में सेंटर ने 4.3 लाख करोड़ सेस वसूला फ्रॉम फ्यूल टैक्सेस, और इसमें से स्टेट्स के पास बहुत छोटा पोर्शन आया। तो यहां पर एक हो जाता है कि भाई इतना पैसा जा कर रहा है। दूसरा जो है वो इंपोर्ट, जो क्रूड इंपोर्ट बिल है हमारा, वो भी लगातार चीपर हुआ है। अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 में हमने देखा 111 बिलियन डॉलर था। अब अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच में 98 बिलियन रह गया, यानी कि जो हो ही रहा है 13 बिलियन के आसपास का डॉलर का हमने सेव किया। ये पैसा कहाँ जा रहा है? जो तनेजा सर बोल रहे हैं कि पैसा आ रहा है, आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी तो सीधा सीधा पूछेगा ना कि भाई ये पैसा आपने बचाया, मेरे को इसका पोर्शन कैसे मिलेगा, ये मेरे खाते में कब आएगा, मेरे को कब राहत मिलेगी? बात आपकी सही है, पर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा नरेंद्र तनेजा ने जो बताया था कि सरकार ने इन सभी कंपनियों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है एनर्जी ट्रांजिशन की, ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की। ठीक है, मुनाफा तो कमा रहे हैं, पर वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? वो मुनाफा नहीं होगा तो ये कंपनियां कैसे इन्वेस्ट करेगी? तो वो भी डायमेंशन है। पर आपकी बात एकदम सही है, मैं इस बात से एकदम सहमत हूं कि सरकार को जो भी नीति है, जो नीति अपनाते हैं, कम से कम उपभोक्ता के साथ उसको शेयर करना चाहिए कि हम ऐसे करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिसी तो आप कुछ और बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कुछ और कर रहे हैं, और क्या होने वाला है उसकी कोई खबर नहीं है। तो जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, एक गुड गवर्नेंस वाली बात है, उसके लिए एग्जाम्पल रखना बहुत जरूरी है। तो और इस वक्त मैं सोचता हूँ कि अभी जो दाम पीछे जो नीचे आए हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार कुछ निर्णय लेगी कि कुछ पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ कमी की जाए,
बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ कमी होने वाली है। शर्मा सर हो क्या रहा है ना, शर्मा सर हो क्या रहा है कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और आप आए दिन देख रहे होंगे, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जो खास तौर से जो हवाई यात्री हैं उनके टिकट्स के दाम आप देख लीजिए। आपने खुद ये महसूस किया होगा, आप मुंबई से देहरादून चले जाइए, मुंबई से दिल्ली, मैं तो मुंबई से दिल्ली कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि 9, 10, 11, 12, और अगर आप सेम डे करा रहे हैं तो 30, 32 हज़ार हो जाएगा। जब कंपनीज को पूछा जाता है तो कंपनीज बोलते हैं कि साहब देखिए हमारे ऊपर तो प्रेशर है, एटीएफ है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है, सरकार इसको अगर जीएसटी में ले आए तो हमारे कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो तो हम पास ऑन करें। तो ऐसा लगता है कि एक नीति के खराब होने की वजह से शर्मा सर लोगों को भी मौका मिल गया, एविएशन कंपनीज को भी मिल गया, और ठगा रह गया बेचारा कंज्यूमर सर। तो कितना अवश्यंभावी है ये गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक्शन लेना सर? बिल्कुल, मैं आपसे दीपक, मैं आपसे सहमत करता हूँ। सरकार को अब एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी जरूर बतानी चाहिए कि क्या करने वाले हैं। बाकी जो एटीएफ के दामों में जो कमी आई है, दूसरी ये जो हवाई कंपनियां हैं इनके दूसरे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ऑपरेशन एक्सपेंसेस बहुत हो गए हैं, सिक्योरिटी कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई है, तो एयरपोर्ट चार्जेस वगैरह दूसरी चीजें हैं। तो बट फिर भी उसमें गुंजाइश है कि थोड़ी उसके अंदर रियायत होनी चाहिए। यस सर। अभी देखिए प्रयागराज में जो है इतनी ज्यादा टिकट्स थी, सरकार ने जो डीजीसीए ने इनको कंपनियों को आदेश दिए कि दाम कम कीजिए, तो वो हवाई टिकटों के दाम कम हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि कंपनियां जो है अपनी मर्जी से मुनाफा कमाते रहे, वो जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, एक बैलेंस क्रिएट करने की, इकोनॉमी के लिए एक स्टेबिलिटी की, वो भी जरूरी है। तेल कंपनियां हैं और ये एयरलाइंस हैं, सभी के ऊपर जिम्मेवारी है। सरकार को उनके ऊपर थोड़ा और सख्ती से बोलना चाहिए कि भाई आप जो उपभोक्ता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। राइट सर, कम से कम उनके साथ भी अगर आप में कुछ आपकी लागत में कमी हो रही है यस सर, तो उसका फायदा उपभोक्ता को भी जाना चाहिए, और एब्सोल्युटली सर, नहीं जा पा रहा है उसका कारण देना चाहिए। कारण देना चाहिए, तो एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर, कोई कारण एब्सोल्युटली भी सर, ना हो और आपने बिल्कुल सही कहा कि उपभोक्ता जो है सोचता है कि यस हमको सर, फायदा कब होगा। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं अब नरेंद्र तनेजा सर के पास आना चाहूँगा। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है तनेजा सर, लेकिन मैं सर शर्मा सर आप ही से मैं आना चाहूँगा कि अगेन मैं घूम फिर के एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन बात ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डीजल प्राइसेस में 10 रुपये का इंक्रीज करते हैं, 10 रुपये अगर बढ़ गया डीजल, तो फैक्ट ये कहता है कि 0.5% टू 0.7% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और इसका उदाहरण हमें मिलता है 2025 फरवरी में, जब 5.2% पे इन्फ्लेशन था, और उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट जो था, जो कंट्रीब्यूटर था, वो फ्यूल कॉस्ट थी। तो अब उसका खामियाजा देश ने किस तरह से भुगता हम देख रहे हैं। अभी सरकार उस जीडीपी के मोर्चे पर, जो मैंने शुरुआत में कहा था, तो कुछ आर्ग्यूमेंट ये भी दिए जाते हैं, जैसे तनेजा सर कह रहे थे कि सरकार को अपनी दूसरी पॉलिसी, दूसरा 82 करोड़ लोगों को 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन भी देना है, दूसरी योजनाएं भी चलानी है। तो अगर ये हायर फ्यूल प्राइसेस हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो भी ये उस मोर्चे पर उतना मेहनत करने की जरूरत क्या है, जब घूम फिर के आपको नुकसान ही होना है सर? बिल्कुल आपकी बात सही है। ट्रांसपेरेंसी डिमांड्स कि आप उपभोक्ता के साथ शेयर इंफॉर्मेशन कर, ठीक इंफॉर्मेशन शेयर करें कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। राइट सर। और तनेजा सर हमारे साथ आ गए। दामों में यस सर, लागत में कमी हो रही है और Yes, उपभोक्ता को फायदा नहीं दिया जा रहा है, यस सर, क्यों नहीं दिया जा रहा है, राइट सर, वो बिल्कुल कारण बताने चाहिए। राइट सर। तनेजा सर, आपने भी यही बात कही थी सर कि एक कम से कम पारदर्शिता सूचनाओं के आदान प्रदान में कम से कम होनी चाहिए। लेकिन तनेजा सर ऐसा तो नहीं है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपसे अनुमति लेते हुए मैं थोड़ा सा राजनीतिक दायरे में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, क्रिटिसिज्म ये भी आता है फिर कि एक जो नैरेटिव है साहब कि कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल जो है वो आजकल मीम्स बनते हैं, वस्तु स्थिति क्या है क्या नहीं, बस मैं सिर्फ नैरेटिव की बात कर रहा हूं, और सिर्फ एक विषय वस्तु के लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि साहब पेट्रोल डीजल 1000 भी हो जाए फिर भी हम मोदी जी को ही जिताएंगे, आएगा तो मोदी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है कि भाई जनता भी देख रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक के बाद एक स्टेट्स हम जीते जा रहे हैं, तो भाई हम भी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, हम भी अपना दूसरा काम देखते हैं, यहाँ तो कोई हो हल्ला हो नहीं रहा पहले की तरह। कहीं इस मोड में गवर्नमेंट तो नहीं आ गई है सर?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वजह है। असली वजह जो ये है कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो भारी रिफॉर्म्स है। जब तक उसमें राज्य सरकारें शामिल नहीं होंगी, जब तक उसमें केंद्र सरकार जो अपने टैक्सेस को जो है पूरा जो है एक तरीके से रिस्ट्रक्चर नहीं करेगी, ये वो काम है जो बड़ा काम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को ले लो या केंद्र सरकार को ले लो या कंपनी, सब में सुस्ती है कि चल रहा है, तो बहुत ज्यादा तो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उसको जो अभी तक जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो हाफ बेक्ड रिफॉर्म्स हैं, वो आधे पके हाफ बेक्ड हैं, उनसे बात बनेगी नहीं। इस सेक्टर को आपने मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सरकार ने कल एक अच्छी शुरुआत करी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक जो है प्राइवेट सेक्टर के जाने माने व्यक्ति को जो उन्होंने उसका सीएमडी बना दिया, चेयरमैन बना दिया एचपीसीएल का। बहुत अच्छा काम किया है ना। अब उस पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि साहब ये क्यों इनको लेके आए प्राइवेट सेक्टर से, इन्होंने 80% जो है वो अपना जो है सैलरी कट लिया है, क्या उसके पीछे मकसद हो सकता है, अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ इतना आसान काम नहीं है। तो पेट्रोलियम सेक्टर में जो माइंडसेट है वो बहुत समाजवादी है, सोशलिस्टिक है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। जब तक आप उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, सरकार शुरुआत करे, राज्य सरकारें आगे आए, कंपनियों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे ये बहस चलती रहेगी। क्योंकि और दूसरी ये है कि लोग का कहना है भाई जीएसटी में ले आओ, जीएसटी में लाने से क्या फर्क हो जाएगा, आप ले आइए, उसके बाद ऊपर को आपको सेस लगाना पड़ेगा, राज्य सरकारें भी सेस लगाएंगी और केंद्र भी लगाएगा। तो जब तक कि आप जो है जो टैक्स का बेस है उसको नहीं बढ़ाएंगे, ब्रॉड नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ ये है कि इसके अंदर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, कंपटीशन आने दीजिए। आपने एयरलाइन का जिक्र किया, वहां कंपटीशन की कमी हो गई, लाइए कंपटीशन, एचपीसीएल हो, रिलायंस हो, बीपीसीएल हो, नयारा हो, सब में कंपटीशन होना चाहिए। खोल दीजिए, कंपटीशन होने दीजिए, बेस्ट निकल के आएगा इन्हीं कंपनियों से। सरकार की यही नीयत की यूनिटी है, लेकिन टैक्स है, लेकिन कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। ये कार्टेलाइजेशन जो आजकल चल रहा है, ये इससे उपभोक्ता को सबसे बड़ा नुकसान होता है। कंपटीशन को चाहिए। राइट सर, सही बात है सर। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग तो है ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रखा। लेकिन क्या वाकई में हम आने वाले दिनों में कोई ऐसा संकेत देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा पेट्रोल डीजल और एटीएफ के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर थोड़ा सा राहत लें? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, ओएमसीज के पास या सरकार के पास गुंजाइश है, और वो कहां कहां किस किस मोर्चे पर है ये सामने है। अब या तो सरकार ये बताए कि ये गुंजाइश हम इसलिए अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दूसरे मोर्चे पर काम करना है, यानी कि पारदर्शिता के साथ, जनता के साथ वस्तुस्थिति साझा करना जिसे कहते हैं, जो हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं। या तो सरकार वो करे, और अन्यथा जो कंज्यूमर चाहते हैं उनको वो पास ऑन कर दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि इसमें कुछ क्लैरिटी आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आर एस शर्मा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नरेंद्र तनेजा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये थी हमारी कवर स्टोरी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ और दिन भर के मार्केट का हाल भी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।